अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है। हमने फोरेंसिक्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है पर्सनल आइडेंटिटी। इसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, वीडियोस में जो है ना इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। एज डिटर्मिनेशन हमने मेडिको लीगल इसकी इम्पोर्टेंस देख लिया है। पैरामीटर्स जो है कैसे एज को डिटर्मिन करना है, उसके लिए कौन-कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, वो हमने इंट्रा-यूट्राइन लाइफ में देख लिया कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए। आज हमने पढ़ना है कि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है ना? और एडवांसिंग एज में कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे हम एज को डिटरमिन कर सकें। उसमें सबसे पहले आ जाएगा जनरल अपीयरेंस आ जाएगा, ठीक है ना? और उसके अलावा बोन्स को स्टडी करेंगे। बोन्स की स्टडी हमें उसके कैसे पता चलता है बोन्स की स्टडी से एज के बारे में। जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो है ना वो किसी स्पेसिफिक एज में जाकर अपीयर होते हैं, तो स्पेसिफिक टाइम पर आकर अपीयर होते हैं, तो उस टाइम से उसकी अपीयरेंस से हमें पता चल जाता है कि ये इतना टाइम हो गया इसको, ठीक है ना? यानी कि ये इतने मंथ्स का है या इतने ईयर्स का है या कितना है, ठीक है? फिर इसी तरह से जो है ना फिर फ्यूजन जो है एपिफाइसिस की डायफेसिस के साथ जो है फ्यूजन एक स्पेसिफिक टाइम पर होती है। टीथ जो है उसकी स्टडी से हमें पता चलता है एक स्पेसिफिक टाइम पर उनकी इरप्शन होना, और ये सारी चीजें हमें ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिससे हम एज का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है? एडवांसिंग एज में यानी कि जो लाइफ हो गई, ठीक है ना? आफ्टर बर्थ के बाद फिर वो टाइम, फिर उसके बाद एडवांसिंग एज जैसे जैसे बढ़ते आ जाएगी, तो कैसे हमें पता चलेगा ये जितनी है और ये अब इतनी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं फर्स्ट के जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में आप ये देखो, हाइट वेट जो है ना उसके बारे में बताया कि ये इतने ज्यादा रिलायबल नहीं है। पुबर्टी चेंजिंग्स के बारे में हम ये देख लेते हैं कि मेल और फीमेल में क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का अपीयर होना, ठीक है? एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। मेल में जो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं उसमें आ जाते हैं कि वॉइस चेंज होती है, ठीक है ना? बियर्ड का आना, दाढ़ी का आना, मुस्टैच यानी मूंछों का आना, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स का आना, और जेनिटल ऑर्गन्स का ये सारा ऑर्गन्स का भरना, और ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल में क्या होता है कि वॉइस चेंज होती है, फीमेनार्की, ठीक है ना? और फेमिनिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट और हेयर, ठीक है, ये इंक्रीज करती है। ये पुबर्टी चेंजिंग आ गई जो एक स्पेसिफिक टाइम पर आती है, तो उससे भी हमें एक एज का अंदाजा हो जाता है। फिर सिनाइल चेंजिंग्स भी एक स्पेसिफिक टाइम पर आती हैं कि जो हमें शो करा होता है, यानी कि एक होती है पुबर्टी में जो चेंजेस आते हैं, उसके बाद जो एडवांसिंग यानी जो 40 प्लस लोगों में जो चेंजेस वगैरह आ रही होती है, मतलब उससे भी हमें पता चल जाता है जनरल अपीयरेंस से कि ये एक बच्चा है, ये भरा है, ये यंग है, ये जो है ना एजिड है, ये सारा ठीक ठीक है। कैसे हमें सिनाइल चेंजेस क्या क्या होती हैं जिससे हमें पता चल सकता है? उसमें आ जाते हैं रिंकलिंग ऑफ द स्किन, यानी स्किन लूज हो जाती है। हमें पता है ना 50s के लोगों में क्या होता है, स्किन लूज हो चुकी होती है। फिर एरकस सिनेलिस, ये क्या चीज होती है? इसमें ना क्या होता है कि ना जो कॉर्निया है उसकी पेरिफेरी में एक रिंग, ग्रेइश कलर रिंग अपीयर हो जाती है, ठीक है, विच इज 1 मिलीमीटर थिक। ये ऑल अराउंड अपीयर होती है आफ्टर कॉर्निया के इर्द गिर्द, कॉर्निया है ना उसके इर्द गिर्द एक रिंग बन जाएगी इस तरह की, ठीक है। और ये कब अपीयर होती है? 40 इयर्स के बाद अपीयर होना शुरू हो जाती है और कंप्लीट होती है आफ्टर 60, ठीक है। फिर हमें पता है एजिड लोगों में कैटरेक्ट फॉर्मेशन भी उसकी भी अपीयरेंस होती है जिसको मोतिया कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑडिटरी मीटस में हेयर आने लग जाते हैं, एयर के आपको पता है ऑडिटरी मीटस में बाल आने लग जाते हैं। और स्कैल्प, आपको ज्यादातर मेल्स का क्या होता है, वो गंजे हो जाते हैं, ठीक है ना? बाल सारे झड़ झुड़ जाते हैं, और यहाँ फिर बाल जो है वो ग्रे होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद फीमेल में मेंसेस जो है वो रुक जाते हैं। फिर एट्रोफी होती है, यूटरस ऐसा हिस्सा क्या होता है, एट्रोफी किसको कहते हैं कि मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है फीमेल में यूट्रस की ना। फिर उसके बाद ब्राउन एट्रोफी ऑफ द हार्ट और कैल्सिफिकेशन ऑफ द कोस्टल एंड लेरिंजियल कार्टिलेज, इनकी कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कार्टिलेज वहां पर डिपॉजिट, कार्टिलेज कह रही हूँ, कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम वहां डिपॉजिट होने लग जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है हमने, फर्स्ट हमने जनरल अपीयरेंस पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि बोन्स के बारे में। अभी आज ना हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे और कुछ चीजें रह जाएंगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा जी, अब स्केलेटल एग्जामिनेशन में, अब यहाँ पर हमें पता है कि कंसेप्शन से टिल डेथ तक जो है ना जो कुछ स्टेजेस चलती हैं, ठीक है ना, और उसको हम कहेंगे एक प्रॉपर एक एज स्पैन होता है। इसमें 3 फेजेस आ जाती हैं। जब आप कंसेप्शन विद इन वोम कंसेप्ट किया, ठीक है, अब फिर उसके बाद बर्थ हुई, बर्थ से टिल डेथ भी फेजेस चले, कुछ इंट्रा यूट्राइन के होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा यूट्राइन के भी सारे फेजेस हो रहे होते हैं। अब इसको कुल मिलाकर इंट्रा और एक्स्ट्रा यूट्राइन फेजेस को मिलाकर हम कहते हैं कि टोटल 3 फेजेस होते हैं, ठीक है।
जिसमें प्रोलिफरेटिव फेज आ जाएगा, स्टैटिक फेज आ जाएगा और रेट्रोग्रेसिव स्टेट आ जाएगा। अब प्रोलिफरेटिव फेज जो है ना, अब ये कौन कौन सा बायोलॉजिकल एक्टिव पीरियड है, प्रोलिफरेटिव और रेट्रोग्रेसिव, ये दोनों जो है ना ये बायोलॉजिकली एक्टिव है। और ये जो स्टैटिक है इसके नाम से ही शो है कि ये इनएक्टिव पीरियड है। फिर जो प्रोलिफरेटिव है ये कहाँ से कब तक है, ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में है, एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में बर्थ से 25 ईयर्स तक है। और स्टैटिक जो है ना ये 25 टू 45 ईयर्स तक है। और 45 से ऑनवर्ड्स जो है ना ये रेट्रोग्रेसिव स्टेज फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस फेज में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी डेवलप करेगी, बॉडी के पार्ट्स जो है ना वो साइज में इंक्रीज करेंगे। और इसमें नाम से पता चल रहा है कोई चेंज नहीं होगा। और जबकि रेट्रोग्रेसिव में डिजेनरेटिव चेंजिंग्स आने लग जाएंगी इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अब जो है ना ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं एज के, वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। हमें प्राइमरी जो है ना ऑसिफिकेशन सेंटर के अपीयरेंस से पता चल सकता है कि एज क्या है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर के अपीयरेंस से पता चल सकता है क्या एज है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस डायफाइसिस से डिजेनरेटिव चेंजिंग्स वगैरह से पता चल सकता है, ठीक है। अब आप देखो कि ना बर्थ में क्या होता है, ये ना ये सारी वैसे तो है तो रट्टे वाली बातें, लेकिन ना यार ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपने ही करना है, सही है। इसको मुझे क्वेश्चन भी आवा था इसका और मुझे तब नहीं आता था, ठीक है, लेकिन आपने जरूर करना है इसको। अब ये देखो एट बर्थ, बर्थ में क्या होगा, ओसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होते हैं इन द लोअर एंड ऑफ द फीमर, टेलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड एंड अपर एंड ऑफ द टीबिया, ठीक है ना। अब ये टीबिया और ये कौन सी बोन्स हैं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ठीक है ना। टीबिया हमें पता है कि ये लोअर लेग की बोन्स है, ठीक है। फीमर जो है ना ये थाई की बोन है, टेलस के, ये सारी बोन्स ये जो है ना इनमें क्या होगा, ओसिफिकेशन सेंटर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट टू सेकंड ईयर में एंटीरियर फोंटेनेले एंड मिटोपिक सुचर ये क्लोज हो जाएंगे और फ्रंटल बोन टू हाफ्स में हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो बाय द एंड ऑफ द, अब ये देखो यहाँ पर आप ऐसे याद रखो 2 इयर्स के एंड पर क्या होगा, फिर उसके बाद 6 इयर्स, और 2 और 6 इयर्स के दरमियान क्या होगा, ठीक है। 2 इयर्स के एंड में 2 और 6 के दरमियान और 6 पे क्या होगा। अब हम ये देख लेते हैं, टू के एंड ऑक्सीपिटल बोन जो है ना उसका कॉन्डाइलर पोर्शन वो फ्यूज कर जाएगा स्क्वेमा के साथ। और 6 ईयर में क्या होगा, ऑक्सीपिटल बोन का जो कॉन्डाइलर पोर्शन है वो फ्यूज कर जाएगा बेसी ऑक्सीपिट के साथ, ठीक है ना। जबकि बिटवीन 2 and 6 कार्पल बोन्स जो है ना वो रिस्ट जॉइंट पर अपीयर होने लग जाएंगे। ये हमारा रिस्ट जॉइंट है और इसमें इधर आते हैं कार्पल बोन्स, ठीक है। यहाँ पर कार्पल बोन्स जो है ना वो सारी रिस्ट जॉइंट पर आती हैं बिटवीन 2 to 6, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक आ रही है तो हम अंदाजा लगा लेंगे कौन सी एज होगी, और अगर दो आ रही है, कोई चार आ रही है, पांच आ रही है, सात आ रही है, आठ आ रही है, जितनी भी जैसे जैसे आएंगी तो हम उससे अंदाजा लगा लेंगे कितनी है। अब जो है ना आगे हम पढ़ते हैं 7 to 8 ईयर्स के दरमियान क्या होगा, क्यूबिक बोन का रेमाए ईस्किन के साथ यूनाइट कर जाएगा। फिर 8 to 10, 10 to 12, 13, 14, अब आगे 8 to 10 में ओसिफिकेशन सेंटर अपीयर होगा ओलेक्रानोन में। 10 to 12 में पीसीफॉर्म ओसिफाई कर जाएगा। 13 to 14 में जो ह्यूमरस का लेटरल कोंडाइल है एपिकोंडाइल वो ट्रोक्लिया और कैपिचुलम के। 16 इयर्स में जो है ना एसिटेब्यूलम उसके जो ट्रैक रेडिएट कार्टिलेज है वो फ्यूज करेगा। और कोराकोइड प्रोसेस वो यूनाइट करेगा किसके साथ, स्कैप्यूला के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद ओलेक्रानोन अल्ना के साथ करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो मेटाकार्पल्स हमारे होते हैं ना, अब उसके हेड्स होते हैं और एंड्स होते हैं, जिसमें हेड आ जाते हैं, एंड्स आ जाते हैं, और वो अपने रिस्पेक्टिव शाफ्ट के साथ क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे। फिर 16 to 18 ईयर्स में सारे एपिफाइसेस जो एल्बो में होंगे एक्सेप्ट मीडियल एपिकोंडाइल वो हेड ऑफ द फीमर के साथ, लोअर एंड ऑफ द टिबिया के साथ ज्वाइन करेगा। अब वो ये सारे जो है ना ज्वाइन करेंगे अपने रिस्पेक्टिव शाफ्ट के साथ, ठीक है ना। एक्सेप्शन इसमें याद रखो कि जो फीमेल है ना वो 13 to 14 ईयर्स में ही उसमें जो है ना एपिफाइसिस जो एल्बो पर होते हैं वो यूनाइट कर जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव शाफ्ट के साथ, ठीक है ना। और ये सारी, ठीक है ना, बाकी जो मेल्स में है वो 16 to 18 ईयर्स में हो जाएगा। फिर उसके अलावा 18 to 20 ईयर्स में एपिफाइसिस जो रिस्ट में, नी में, हाइलियर क्रेस्ट में, लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल में वो भी यूनाइट कर जाएंगे। यानी आप ये देखो एपिफाइसिस जो है वो यूनाइट कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डिफरेंट चीजों की, यहाँ पर ये मेटाकार्पस यूनाइट कर अपने शाफ्ट के साथ। फिर उसके बाद जो है ना ह्यूमरस और ये सारी चीजें, यहाँ कहीं तो ओसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर हो रहे हैं,
कहीं पर जो है ना एपिफाइसिस यूनाइट कर रहे हैं, इस तरह से ऐसे हो रहा है, कहीं ये फ्यूजन वगैरह हो रही है ना। अब बिटवीन अब 21 से 22 के दरमियान इक्वल ट्यूबरोसिटी फीमेल में फ्यूज कर जाती है, और 22 ईयर्स में क्लेविकल का मीडियल एंड भी फ्यूज कर जाता है। 23 थर्ड में क्या होगा, अब सेक्रल वर्टिब्री वो यूनाइट करेंगे एक दूसरे के साथ फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर। सेक्रल वर्टिब्री पता है ना 5 होती हैं, तो वो नीचे से ऊपर तक क्या करेंगी, यूनाइट कर जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब 14 से 25 ईयर्स में, अब हमें पता है ना स्टर्नम, स्टर्नम कैसे, ये स्टर्नम के जो है ना 4 पीस होते हैं, तो वो कह रहे हैं वो भी बिलो टू वर्ड्स, नीचे से ऊपर जो है ना वो कैसे फ्यूज करेंगे, 4 पीसेस फ्यूज करेंगे बिटवीन 14 टू 25 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी एपिफाइसिस हैं वो यूनाइट कर चुके होते हैं, ठीक है ना। अगर कर चुके हुए हैं तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, पर्सन जो है ना वो 25 से अबव एज का। अब आफ्टर 25 ईयर्स क्या होगा कि जो जीफोइड प्रोसेस है, नीचे स्टर्नम के नीचे जीफोइड प्रोसेस होता है, वो स्टर्नम के साथ यूनाइट करेगा 40 ईयर्स में, और जो मेनुबिरम होता है ऊपर स्टर्नम के, वो स्टर्नम के साथ यूनाइट करेगा 60 ईयर्स में, ठीक हो गया। फिर उसके बाद स्कल सूचर्स जो है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो स्कल सूचर्स अगर क्लोज है ना, क्लोज होते हैं आफ्टर 30 ईयर्स, यानी कि अगर इससे पहले अगर कोई स्कल सूचर जो है ना वो क्लोज नहीं है, मतलब क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी जो वो पर्सन है वो 30 से बिलो का है, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि फिर क्लोज ही 30 के बाद होते हैं। इसमें बस एक एक्सेप्शन याद रखो बेजिलार सूचर की, जिसकी फ्यूजन जिसमें होती है बेसी ऑक्सीपिड और बेसी सफिनोइड की फ्यूजन होती है, और वो 18 टू 22 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा जितने भी सूचर्स है ना इसके स्कल सूचर्स, वो 30 के बाद ही क्लोज होंगे, तो ये हो गया। तो इस बात को भी याद रख लेना। फिर उसके बाद ये मतलब कैसे फ्यूजन स्टार्ट होती है और कितना टाइम के लिए होती है, इसके बारे में देख लो कि जो सैजिटल सूचर है ना उसने 30 टू 35 ईयर्स में करना है। फिर 35 से 40 में कोरोनल सूचर ने, 45 टू 50 में दो आ जाएंगे, लेमडोइड और पैलेट, ठीक है ना, लेमडोइड और पैलेट सूचर। फिर उसके बाद 55 से 60 में भी दो आ जाएंगे, पेरिटोमेस्टोइड और स्क्वेमस, और 70 में स्फिनोपेराइटल, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। और फिर यूजुअली क्या होगा, एंडोक्रेनियली और एक्टोक्रेनियली होता है, वो भी याद, ठीक है। फिर एंडोक्रेनियली होते हैं, वो एक्सटेंड एक्टोक्रेनियली कर रहे होते हैं। बाकी लिपिंग ऑफ दी लंबर वर्टेब्रे ये 40 ईयर्स के बाद होती है। हाइयोइड बोन जो है इसका ग्रेटर कॉर्नुआ जो है ना वो बॉडी के साथ कब यूनाइट करेगा, 40 टू 60 ईयर्स में। तो ये जो बातें हैं ना, मतलब ये आपको हेल्प करती हैं, पैरामीटर्स हैं एडवांसिंग एज में, जो कि इन पैरामीटर से हम एज को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।